अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। जी फरमाइए। वैस हम हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते। नहीं मतलब मुझे बताएं ना, मैं क्या अप्रिशिएट करूँ? मतलब मैं अपनी ज़िंदगी को अगर यहाँ पर मैं क्या अप्रिशिएट मत करें, क्या अप्रिशिएट करूं? क्या ऐसी बात है इसमें अप्रिशिएट करने वाली? इस मग में क्या अप्रिशिएट करने वाली? इस गिलास में या मेरे को होस्ट में क्या अप्रिशिएट करने वाली बात है? नहीं, मुझ में तो आप अप्रिशिएट मत करें। आई एम नॉट वेटिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ जस्ट बिकॉज अवैस मंगलवाला मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो आपको अंदाजा नहीं है, जब मैं अप्रिशिएट करूंगा तो लोग कहेंगे अरे इनको तो अवैस मंगलवाला ने अप्रिशिएट किया है, तो इसका मतलब है वाकई इसमें तो टैलेंट है खातून में। लेकिन आप नहीं भी करेंगे तो भी मेरी जिंदगी चलती रहेगी। मैं तो पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ। हमारे घर में जो चीजें हैं, जो चीज से अल्लाह ने नवाजा हुआ है, हमें खाना पीना दिया हुआ है, एक अच्छी नौकरी दी हुई है, या जो बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनसे अगर हमारी ज़िंदगी को आरास्ता किया हुआ है तो आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट करें। इससे पहले कि वक्त आपसे ज़बरदस्ती उस चीज़ को अप्रिशिएट कराए जो आपके पास एक ज़माने में हुआ करती है। मिसाल के तौर पे कोई बेरोज़गार हो जाए तो उसको नौकरी की कदर उस वक्त आती है जब वो रोज़गार में नहीं होता, या किसी के पास गाड़ी ना हो अपनी तो वो ये तो ज़रूर कहता है कि नहीं मेरे पास गाड़ी होगी तो मैं इसकी भी मदद करूंगा, उसकी भी मदद करूंगा। फिर जब आ जाती है तो फिर वो कहता है ये क्या गाड़ी आपने मुझे दी भी तो ये दी, ये छोटी, वो दे, वो 4 व्हील ड्राइव दे, वगैरह वगैरह। फिर जब वो भी नहीं रहती तो फिर उसके बाद हमें एहसास होता है कि भाई वो छोटी ही ठीक थी जो थी। सेहत तो हर चीज़ को आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। और जो लोग आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, माएँ जो घर में खाना पकाती हैं, बिल्कुल वो ना पकाएं तो हमारी तो भूख से हड़ताल हो जाए। तो वो जो खाना पकाती, तो आता नहीं पकाना। हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं आता। हाँ नहीं, मुझे आता है, लेकिन ये है कि जो पकाते हैं घर में खाना वो भी जाहिर है मतलब और आप चाहे कुछ भी कर लें बहनें, आप चाहे कैसा भी दुनिया का बेहतरीन खाना पका लें, जो लज्जत आपके अम्मा के खाने में होती है वो कहाँ से आएगी? बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में जिसको कि अप्रिशिएट करने की जरूरत है। सो अप्रिशिएट व्हाट यू हैव बिफोर द टाइम मेक्स यू अप्रिशिएट व्हाट यू हैड। अच्छा ठीक है, सही है, आप अच्छा काम करती हैं, बस ठीक है, सही है ना, कह दिया ना। अरे थैंक यू, क्या बात है। घर में जो सामान है उसको भी अप्रिशिएट करूंगा मैं आज जाकर। हाँ, क्या है वो चंद तस्वीरें बुता चंद हसीनों के खतूत, बात भरने के मेरे घर से ये सामान निकला। अल्लाह अकबर। अभी तो वैसा आप जी रहे हैं। मतलब ये भी बड़ा मशहूर शेर है। हाँ, बिल्कुल, तो घर के सामान के हवाले से मुझे याद आ गया। बहरहाल ठीक है जी, सही है, अप्रिशिएट कर देते हैं। ओके ओके। लेकिन असल में लोगों का जो है ना मसला ये होता है कि लोग देख रहे होते हैं ऊपर और इस वजह से जो है वो जो उनके पास होता है, वो मेरे वालिद साहब जो है वो एक बात करते हैं कि भाई किसी का महल देख के अपनी झोपड़ी को आग ना लगाओ। तो कैसा जुमला है ये? जबरदस्त। ये वालिद का ही जुमला हो सकता है ना? तो ये लेकिन आप वालिद साहब को भी अप्रिशिएट करें। उन्होंने सारी जिंदगी एक बाप घर को खिलाता पिलाता है, कभी इस चीज की टेंशन नहीं होती कि भाई मैं तुम लोगों को, अब 5 बच्चे हैं तो 5 को ईद के कपड़े दिलाना मेरे लिए मुश्किल है। दिलाएगा वो, दिलाएगा वो, मुश्किल है लेकिन दिलाएगा, खुद नहीं लेगा लेकिन बच्चों को दिला देगा। तो ये है बाप की भी शफकत और मोहब्बत और डेडिकेशन अपनी फैमिली के लिए। तो सबको अप्रिशिएट करें। भाइयों के लिए, बहन को बताएंगे नहीं लेकिन उसके लिए बड़े प्रोटेक्टिव होंगे। जब घर से वो बाहर निकल रही होगी तो खामखा उनके दिल में एक डर खौफ होगा कि भाई अब ये जा रही है, चलो मैं ही छोड़ के आता हूँ। हालांकि उसको तंग भी करेंगे तो मैं टेलर के पास नहीं ले जा सकता। मैं करना तो जरूरी है, देखिए वो तो बाय डिफॉल्ट है ना, इसमें क्या मतलब। ये बहन भी कभी कभी भाई को तंग करेगी कि भाई मुझे नहीं अच्छे लगते आप, मेरी शादी हो जाएगी मैं याद नहीं करूंगी आपको। और हर घर में एक भाई बहन वो जरूर होता है जिसको ये कहते हैं तुम्हें तो हमने कचरे के ढेर में से उठाया था। वो भी होता है, उसको भी अप्रिशिएट करें। तो मौसम को भी अप्रिशिएट करते हैं। मौसम की सूरत हाल बताते हैं आपको। इस्लामाबाद कम से कम है जी 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा है टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद लाहौर में है कम से कम 9, ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा 29। गर्मी हो गई भाई कराची में तो। पेशावर में कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोयटा में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है जी मौसम की सूरत हाल। अब ज़रा हम खबरों को अप्रिशिएट कर लेते हैं। बताइए जी खबरों की। अच्छा, आज जो दिन है वो बड़ा अहम दिन है और 18 फरवरी की तारीख़ सब लोगों को याद रहेगी। ख़ास तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान और भारत की रिलेशनशिप्स के हवाले से बात करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि कई घरों को उजाड़ने वाला समझौता एक्सप्रेस जो था, उस पर जो दहशतगर्दाना हमला हुआ था, उसको 15 साल हो चुके हैं। 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस में धमाके से 68 अफराद हलाक हुए थे, जिसमें से 44 पाकिस्तानी थे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान चलने वाली ये समझौता एक्सप्रेस दिल्ली से भारत के आखिरी स्टेशन जो अटारी है उसकी तरफ बढ़ रही थी कि निसफ शब के करीब हरियाणा के शहर पानीपत के दीवानी गाँव के नज़दीक उसके एक कंपार्टमेंट में बम धमाका हुआ था, जिससे 2 बोगियाँ आग की लपेट में आ गई थीं। धमाके में हलाक होने वालों में अक्सरियत, जैसा मैंने बताया आपको, पाकिस्तानियों की थी
और भारतीय तहकीकाती एजेंसी NIA ने अदालत में बताया कि धमाके में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से, वो जो हिंदुत्व का प्रचार करने वाले जो वो RSS और ये सारी जो आइडियोलॉजी चल रही है उसकी जानिब से पाकिस्तानी मुसलमानों को हदफ बनाया गया था और स्वामी असीम आनंद समेत बाज़ जो इंतहा पसंद थे उनको मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया था। और स्वामी असीम आनंद का ताल्लुक जो है वो अभिनव भारत से है, ये एक शिद्दतमंद की वहाँ पर तंजीम है। और स्वामी असीम आनंद जो है वो समझौता एक्सप्रेस के अलावा मक्का मस्जिद और अजमेर दरगाह समेत बाज़ दीगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी मुलज़िम था। बिल्कुल जी। और स्वामी असीम आनंद ने इकबाल जुर्म भी कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद, अब ये है ट्विस्ट, इकबाल जुर्म करने के बावजूद मार्च 2019 में एक अदालती फैसले के जरिए भारत ने तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया था। ये फैसला जो है वो आपको बताता है कि भारतीय हुकूमत की और उनकी अदालतों की और जो भी वो सोच जो है इंतहा पसंदाना वो क्या है। ये है वो सोच जिसकी वजह से बार बार उनके मुल्क में अक़लियतियों के ख़िलाफ़ जराइम सामने आते हैं और सारी दुनिया आँख बंद करके बैठी रहती है, लेकिन हम याद दिलाते रहेंगे क्योंकि हम भूलेंगे नहीं। बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, और उन तमाम फैमिलीज़ के लिए आज भी तो आगो हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया समझौता एक्सप्रेस में। आगे बढ़ते हैं, मरियम नवाज साहिबा की एक वीडियो है और पर आई तो वो तो बड़ी एक्सप्लोसिव, आग बगोला हो गए लोग भी आग बगोला हो गए। मरियम साहिबा खुद भी आग बगोला थी, पता नहीं उनको अंदर अदालत में कार्रवाई पसंद नहीं आई तो बाहर आके वो वर्कर को गुस्सा निकला। लेकिन मरियम नवाज सही किया उन्होंने, वैसे मरियम साहिबा ने क्यों सही किया? अच्छा बताना, फिर बताना, मैं बता दूं जिनको नहीं पता। हाँ तो उनको मैं बता दूं कि हुआ क्या। मरियम नवाज साहिबा जो है उनकी अपनी ही पार्टी की एक खातून वर्कर है, उनके साथ एक नामुनासिब रवैये वाली वीडियो जो है वो मंजर आम पर आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो साहिबजादी हैं मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने अपने साथ चलने वाली नून लीग की खातून कारकुन को नामुनासिब तरीके से खुद से दूर हटाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई। लोगों के हर किस्म के तबसरे और तज्जिए आए, लोगों को ज़्यादातर तो खैर ये बात नामुनासिब लगी। नायब सदर के हमरा जो हैं वो पार्टी के कई अहम और सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे और जबकि कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद थी वो अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए अदालत पहुंची हुई थी। अब मरियम नवाज एवन फील्ड रेफरेंस केस की समाअत के बाद अपने सिक्योरिटी स्टाफ के हमरा जो है वो आ रही थी कि इस दौरान एक खातून जो है वो जाहिर है वो हिसार में लिया हुआ था, एक खातून उनके साथ साथ चलने लग गई और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको जरा सुनवा देते हैं कि वो वीडियो में क्या हुआ और सुनवाएं भाई, आप देख लें कि हुआ क्या, नाराजगी क्या हुई और गुस्सा क्यों आया। आप लोग प्लीज चलते जाइए, आगे चलो यार, पीछे बाजी क्या कर रहे हो आप, बाहर निकलो ना। आप लोग प्लीज चलते जाइए, आगे चलो यार, पीछे बाजी क्या कर रहे हो आप, बाहर निकलो। सही है, ये है वीडियो। बेसिकली इस वीडियो में शायद आवाज़ इतनी क्लियर नहीं है, इन्होंने ये भी कहा कि या आप मुझसे आगे चल लें या पीछे चल लें और फिर इशारा करके कि इनको दूर हटाओ। तो इस किस्म का सूरत हाल जो है ये डेवलप हुई और वीडियो पे तो फिर हर चीज़ कैद हो जाती है। तो इसके बाद जो है मरियम नवाज ने अपनी सिक्योरिटी टीम को खातून को वर्कर को करीब से दूर हटाने का हुक्म दिया, जिस पर कि सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद उनको निशाना बनाया जा रहा है कि ये तो कोई तरीका ना हुआ, आप तो कहती थी वोट को इज्जत देंगे तो वोटर को भी इज्जत देना उतना ही बनता है। तो ये सिलसिला जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न भी तो हो सकता है, वो तो अपनी वर्कर थी ना उनकी, नहीं वर्कर के भेस में कोई भी हो सकता है। आपको याद नहीं है वो अपना तो ये अपनी सिक्योरिटी पर खुद ही राजीव गांधी हाँ बिल्कुल नहीं, मुझे याद है, था बिल्कुल याद है। तो लेकिन ये है कि ये अपनी सिक्योरिटी पर खुद ही मामूर है अगर तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गार्ड खुद मामूर है मतलब खुद ही लोगों को धक्के दे के हटाएंगे, तो सिक्योरिटी वाले ने सही काम नहीं किया ना, तो उन्होंने हटाया कि भाई ये देखो, सिक्योरिटी वाले को भी उन्होंने बाद में डांटा होगा कि ये तुम कैसी सिक्योरिटी। लेकिन फिर ये क्यों कहती है कि या आप मुझसे पीछे चल लें या आगे चल लें, बड़ा अच्छा खासा एक साथ चिपक रही है। एक ऐसी वीडियो खान साहब की भी नहीं आई थी, एक मरतबा उन्होंने किसी को धक्का दे दिया था, कोई सीढ़ी पे चढ़ते हुए था, मतलब सीढ़ी पे चढ़ते हुए होता है, ऊपर से नीचे गिरा, वो उसको कर रहे थे और वो आगे निकल रहे थे, आगे मसला। हाँ बिल्कुल, बहरहाल ये सिक्योरिटी कंसर्न होगा, कोई सिक्योरिटी, बस मामला सिक्योरिटी का, ठीक है। अच्छा ये तो एक चीज वायरल हुई है, एक और चीज वायरल हुई है, और क्या, वो है वसीम अकरम की और बाबर आजम की एक तस्वीर। भाई वो मैच था और आपको पता है कारकर्दगी कराची किंग्स की, तो इस वक्त वो टॉप पे जा रहे हैं, इस वक्त नीचे से। वसीम भाई के दिल पे क्या गुजर रही होगी? तो भाई अब क्या कर सकते हैं, बाबर आजम के दिल पे क्या गुजर रही होगी। तो ये जो तस्वीर आई, ये वाली नहीं मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, जो वो तस्वीर है ये वाली दिखा दो तस्वीर जिसमें बाबर आजम वो यूं हाथ खड़ा करके जो है वो कुछ बता रहे हैं, ये वाली नहीं मेरे भाई, ये वाली नहीं। ये जो तस्वीर अब आएगी, ये इधर रोक दो इसको, रोक दो इसको। रुक रही है वैसे रुक रही है, थोड़ा सिस्टम स्लो है, साबुन स्लो है। सही है, वो जिस तस्वीर में यूं कर रहे हैं ना उसको रोक दो खुदारा, रोक दो उसको खुदारा, रोक दो ये इधर रुक जाए, बस रुक जाए। थैंक यू जो भी शख्स ये वीडियो चला रहा है,
थैंक यू मेरे भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। ये जो वीडियो है ना, इस पर लोग तनकीद कर रहे हैं कि ये क्या बात हुई भाई, आप डांट रहे हैं बाबर आजम को इस तरीके से, और बाबर आजम को नहीं डांटना चाहिए आपको। हाउ डेयर यू स्कोल्ड मिस्टर बाबर आजम। T20 का जबरदस्त तरीन दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी है। तो उसके बाद जो है लोगों ने तनकीद करना शुरू की। एक ने लिखा कि ये बाबर आजम से वसीम अकरम पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, जो आपने सिलेक्ट किया था वही हो रहा है भाई। तो ड्राफ्टिंग में जो, तो बहरहाल सिलसिला ये कि वो डांट रहे हैं, लेकिन फिर बाबर आजम की ये जो तस्वीर जब वायरल हुई बाबर आजम और वसीम अकरम की, तो उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी की और वसीम अकरम ने कि भाई मैं उसको कह रहा हूँ कि यार ये हमारे बॉलर जो हैं वो यॉर्कर्स क्यों नहीं कर रहे हैं, ये वाली बात है, और मैं इसको डांट नहीं रहा हूँ, और ये तो पूछ रहा हूँ। मतलब सही है, मतलब ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। तो ये भी बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल है मामला। बिल्कुल, लेकिन ये है कि वसीम साहब का भी एक अपना उम्र का तजुर्बा है, और वो अगर फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा भी आता है। अगर उन्होंने किसी यंग खिलाड़ी को डांट दिया या सलाम दुआ ज्यादा हो गई, तो आपस में वो लोग बैठ के दोबारा ड्रेसिंग रूम में गपशप सब होता है, हाई फाइव वो सब हो जाते हैं। तो आपने मुझे कितनी दफा डांटती है काम के बीच में, कई मरतबा आपने मुझे डांटा, बाद में हम शेरो शक्ल हो जाते हैं, इसमें क्या है? कई मरतबा मैं बता रहा हूँ आपको, अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं, अप्रिशिएट कर रहा हूँ कई मरतबा। जो काम करने वाला शख्स होता है ना, उसको हो जाती है फ्रस्ट्रेशन। बिल्कुल, वो कई मैंने एक जगह पढ़ लिया था, अब बता दूंगी तो फिर माइंड ना कर जाना। एक जगह मैंने पढ़ लिया था, गूगल पे बताना भी जरूरी है, मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड होंगे टीमों की वजह से अपने। तो लोग कहते हैं कि वर्किंग विद इडियट्स कैन किल यू। ये किसी ने बड़ा मशहूर वो है। मुझे जो है अचानक मुर्दा मुर्दा सा महसूस होना शुरू होता है अक्सर। बिल्कुल सही है, बस ठीक है। अगली खबर पर आ जाए, अगली खबर पर आ जाते हैं। पोले ना खोले, अगली खबर पर आए। हाँ, मैं आपको पोले ना खोले, अब सब बता दें क्या नाजरीन, सब बता दें, बाद में लड़ लेंगे हम लोग, हम कर लेंगे आपस में। मेरे दोस्त खबर गुत्थम गुत्था। सऊदी अरब में ट्रेन चलाने के लिए खवातीन ड्राइवरों की भर्ती की जा रही है, और 30 असामियों के लिए 28,000 खवातीन ने दरखास्तें जमा कराई थी। मुंतखब होने वाली जो 30 खवातीन हैं उनको 1 साल की तरबियत दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें मक्का और मदीना के दरमियान जो है वो तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाएगी। और सऊदी अरब की तारीख में ये पहली बार है कि इस तरह की नौकरी के लिए खवातीन को मुंतखब किया जा रहा है, और कई दिहाइयों से सऊदी अरब का शुमार उन मुल्कों में होता है जहाँ पर के खवातीन कारकुनों की तादाद जो है वो इंतहाई कम होती है। हमें पब्लिक प्लेसेस में, वर्किंग स्पॉट्स में कम वो खवातीन नजर नहीं आती, वैसे तो नजर आती हैं ऑफ कोर्स। तो हालिया बरसों में इस रुझान में तब्दीली आई है। खवातीन का वर्किंग स्पेसेस में जो रुझान है वो खुद भी आने का ज्यादा हो गया है, उनको एक्सेप्टेबिलिटी भी ज्यादा मिल गई है, तो वहां पर बहुत सारी नौकरियां जो हैं वो खवातीन करते हुए नजर आती हैं। तो ये एक खबर थी, मैंने सोचा कि आपको बताने वाली है। मोहम्मद बिन सलमान का ये विजन 2030 के तहत जो है खवातीन को इस तरह की उसमें असामियों में भर्ती किया जा रहा है खास तौर पर। गुड। और जाते जाते आखिरी खबर आपको दे देते हैं कि जी ल्यूकीमिया में मुब्तला एक अमरीकी मरीज़ा जो है वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बाद HIV से सेहतयाब होने वाली दुनिया की पहली खातून और तीसरी फ़र्द बन गई हैं। और जिस शख्स ने खातून को स्टेम सेल अतिया किया था उसमें ये सेल्स एड्स का सबब बनने वाले वायरस के ख़िलाफ़ कुदरती तौर पर मज़ाहमत करते थे, तो वो सेहतयाब हो गई। और माहिरीन के मुताबिक उस खातून का इलाज एक नए तरीके से किया गया जिससे HIV के शिकार मज़ीद अफराद का इलाज भी अब हो सकता है। ज़ाहिर ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है मेडिकल साइंस की दुनिया में। और इससे पहले के जो 2 केस थे वो मर्दों में पाए गए थे जो सफ़ेद फार्म थे, लतीनी थे। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की जो स्टेम सेल्स हैं वो हासिल किए थे, और वो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये इस तरतीब में इलाज का जो तीसरा केस है, और HIV में मुब्तला रहने वाली ये खातून जो थी उनकी सेहतयाबी का ये पहला केस है। क्या बात है, ज़बरदस्त। साइंस की खबर, खुशी की खबर है। यस बिल्कुल, इंतहाई खुशी की खबर है। अच्छी बात है जी। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, हिजाब हया है और किसी भी काम में रुकावट नहीं है। बाहिजाब खवातीन दूसरी खवातीन की तरह ही दुनिया का हर काम कर सकती हैं, यहाँ तक कि क्रिकेट भी खेल सकती हैं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर अब्तहा मकसूद थी और पहली बाहिजाब क्रिकेटर थी बेसिकली। और जबकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पहली बाहिजाब क्रिकेटर कुलसूम रज़ा हैं जो लाहौर इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब में क्रिकेट खेलती हैं और पाकिस्तान की पहली बाहिजाब इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहती हैं। कुलसूम रज़ा का ताल्लुक़ है फैसलाबाद के नज़दीक एक छोटे से गांव से, लेकिन वो लाहौर में क्रिकेट खेलती हैं। और कुलसूम लाहौर किस तरह पहुंची, कब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू की, और ग्राउंड में वो हिजाब के साथ जब छक्के और चौके लगाती हैं तो क्या सूरत हाल होती है। कुलसूम रज़ा आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कुलसूम।
वालेकुम सलाम। कुलसूम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्रिकेट की तरफ आपका शौक़ और रुझान कैसे पैदा हुआ, और फिर ये जो बाहिजाब क्रिकेटर जब आप बनी तो ये कैसे आप आगे बढ़ी इसमें? जी, क्रिकेट का तो शौक़ मुझे स्टार्ट से बचपन से ही था, लेकिन अंदर से मैंने क्रिकेट को स्टॉप कर दिया, और जब मैं अपनी मेन फील्ड पे पहुंची तो उस वक्त मैंने क्रिकेट को ज्वाइन कर लिया, और क्रिकेट का जुनून मुझे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो अच्छा। कितने बचपन से आप खेल रही हैं क्रिकेट? आई थिंक जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो तब से ही मैं खेल रही हूँ। अरे वाह, तो ये आपके अंदर शौक कैसे आया, किसको देखकर आया, और कैसे आपको ये इंस्पिरेशन मिली कि मुझे क्रिकेट की तरफ जाना है? बाबा को भी बहुत शौक था क्रिकेट का, तो इसलिए फिर बाबा भी मुझे मतलब बहुत सपोर्ट करते थे, और जब मैं बैट उठाती थी तो बाबा अक्सर बॉलिंग करवाते थे। उस वक्त मुझे में मतलब और भी ज़्यादा शौक पैदा होता था कि जब बाबा सपोर्ट करते थे मुझे। भाई वाह, क्या बात है, ये देखें, ये है बाप की सपोर्ट माशाल्लाह। फिर ये जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू की तो हिजाब वाला जो मामला है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग क्रिकेट खेलते हैं तो वो तो कहते हैं कि भाई ये हिजाब में खेलना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप हिजाब में आकर आपने खेलना शुरू किया, तो उसके पीछे क्या कहानी है? उसके पीछे ये है कि मतलब मेरा ये स्टार्ट से था कि अगर मैं क्रिकेट के शोबे में आऊँगी तो मैं हिजाब के साथ ही खेलूँगी, और क्योंकि मतलब हम एक जब किसी चीज़ में भी खेलते हैं ना तो ख़ुद को मतलब हमें चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ में रखें, तो इसलिए जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो मैंने ये माइंड में पॉइंट रखा था कि मैं इंशाल्लाह हिजाब के साथ ही खेलूँगी। तो बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि हिजाब पहनने से तो लड़कियां जो हैं वो कम अकल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, कुंद ज़हन हो जाती हैं और कुछ नहीं कर सकती। इस सिचुएशन में तो हेलमेट पहनना होता है ना, तो लोगों ने ये आपको नहीं कहा कि हिजाब के ऊपर हेलमेट कैसे पहनेंगी? हाँ यार, लेकिन वही मतलब मकसद ये है ना कि जो हिजाब करता है लोग उसे जो है वो ज़रा कमतर समझते हैं। नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि मैं हिजाब पहन के खुद को कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली लड़की समझती हूँ। सिखाने वालों का कितना रोल है आपके बाहिजाब रहने में? क्योंकि कई बार मर्तबा कोचेस की तरफ से भी इस किस्म की कोई चीज़ आ जाती है तो वो प्लेयर जो है वो उनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि वो कोच है वो ज़्यादा समझदार लगता है उनको, लेकिन आपके कोचेज़, आपके जो ट्रेनर्स हैं, उन्होंने कितना आपको सपोर्ट किया? जी, मेरे सर यासीन बलोच, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है हिजाब में, उन्होंने मुझे इतना कहा है कि बेटा बहुत, और मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं कि बेटा ये बहुत अच्छी बात है कि आप हिजाब में खेलती हैं, और मुझे आप पे प्राउड है, और मुझे इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो आप फैसलाबाद से लाहौर कैसे पहुँची क्रिकेट खेलने के लिए? बेसिकली तो मैं स्टडी के लिए इधर आई थी लाहौर में, तो जब मैंने सेकेंड ईयर कंप्लीट की तो उस वक्त मतलब मेन स्टेप था नेक्स्ट फील्ड का, उस वक्त मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि मैं क्रिकेट के शोबे में जाना चाहती हूँ, तो उस वक्त फिर मैंने टर्न ले लिया क्रिकेट के लिए। सही, तो अब आप किस लेवल के लिए खेल रही हैं और आगे क्या इरादा है आपका? जी, इंशाल्लाह मैं इंटरनेशनल लेवल के लिए खेल रही हूँ और बहुत जल्द मैं इंटरनेशनल में नज़र आऊँगी। कुलसूम, ये बताएं फेवरेट प्लेयर्स कौन कौन से हैं आपके? हाँ। ये बताएं, असल बात तो ये है। जी, मेरे फेवरेट प्लेयर बेसिकली मोहम्मद रिजवान है, लेकिन जो 6 है ना वो मैं आसिफ अली के बहुत नोट करती हूँ और बहुत फॉलो करती हूँ, और मेरी विश होती है कि मैं उनकी तरह लगाऊँ। वाह वाह, तो आप भी जो है वो बॉलिंग नहीं करती फिर आप? नहीं, मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। अच्छा, विकेट कीपर बैट्समैन है, तो फिर तो क्या बात है यार। रिजवान बिल्कुल। PSL को फॉलो कर रही हैं, क्या लगता है कि कौन जीतेगा? इंशाल्लाह लाहौर कलंदर। अच्छा, लाहौर कलंदर से आपकी उम्मीदें हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं उसमें किससे इंस्पायर्ड हैं आप, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, कौन पसंद है? जी, वो मैंने आपको पहले भी बताया, मोहम्मद रिजवान, क्योंकि वो ये तो पाकिस्तानी क्रिकेटर हो गए ना, मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब अदर्स कंट्री में? जी, वो दूसरे मुल्कों के। विराट कोहली भी अच्छा खेलता है, उसकी कवर ड्राइव्स बहुत पसंद है मुझे। हाँ, अच्छा। बाबर आजम नाराज हो जाएंगे कि कवर ड्राइव आपको विराट कोहली की पसंद है? जी नहीं, बाबर आजम की भी बहुत पसंद है, विराट कोहली, उन दोनों की जो कवर ड्राइव और संगाकारा इनकी फॉलो करती हूँ मैं। बिल्कुल सही है। सही। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कुलसूम रज़ा, आपने वक्त निकाला, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके जितने भी इरादे हैं और अज़ाइम हैं उनमें, और पाकिस्तान का एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाए इंशाल्लाह। और नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के करीबी साथी और साबिक़ मुआवन खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी साहब ने पिछले दिनों चंद बड़े अहम गैर मुल्की दौरे किए हैं और उनका पहला दौरा सल्तनत ओमान का था, जहाँ उन्होंने वहाँ के मुख्तलिफ वज़रा से मुलाकातें की, जबकि दूसरा अहम दौरा बरतानिया का था, जहाँ उन्होंने बरतानवी शहज़ादे प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात की और उन्हें वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान की दावत भी दी। जुल्फ़ी बुखारी इस वक्त हुकूमत का बाकायदा हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो मुतहर्रिक हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर वो एतराज़ करने वाले एतराज़ भी करते हैं, सवाल उठाते हैं कि भाई ये दौरे आप क्यों कर रहे हैं और किस हैसियत से कर रहे हैं। लेकिन जुल्फ़िकार बुखारी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं और उन्हीं से हम बात करेंगे कि इनके दौरों का क्या मकसद था, आउटपुट क्या होगा, प्रिंस चार्ल्स से जब उनकी मुलाकात हुई तो क्या हुआ, और फिर टूरिज़म के हवाले से, जो टूरिज़म डेवलपमेंट के हवाले से जो उनके काम थे वो अब कहाँ तक पहुँचे हैं। जो उनकी 10 साला पॉलिसी थी और जो उनका 5 साला एक्शन प्लान तैयार किया था वो अब कहाँ तक पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू सर? बिल्कुल ठीक। कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका दौरा? कौन सा दौरे यूँ कर देता हूँ मैं, कैसे रहे आपके दौरे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सल्तनत अमान का और इंग्लैंड का दोनों बहुत ही ज़बरदस्त थे। क्राउड टर्नआउट बहुत ज़्यादा था, लोगों में बहुत लाड प्यार और अच्छे नंबर्स में लोग बाहर आए हैं। मतलब ओवरवेलमिंग, मैनचेस्टर में कार रैलीज और ये वो। तो अच्छा, सबसे पहले तो उन लोगों को जवाब दे दें जो वो कहते हैं ना कि भाई ये क्यों दौरे करें, मतलब काम करें तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, तो उन लोगों को हम क्या कहें भाई? देखें, जब आप हुकूमत में हों या ऑफिशियल सीट पे हों तो अगर आप काम करें तो मसले होते हैं, अगर आप ना भी हों और काम करें तो भी मसले होते हैं। लेकिन इनका मकसद सिर्फ यही था। देखें, डायस्पोरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे रिलेट करता है, मैं उनसे रिलेट करता हूँ। तो चाहे आप सीट पे हों ना हों या जो भी हो, आप हमारा काम है कि हम उनको एक्टिवेट रखें। और 1.5 साल में इलेक्शन है और मैं समझता हूँ कि जो ओवरसीज़ को सही नंबर्स में मोटिवेट कर सके, अगला इलेक्शन उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 10 मिलियन लोग लें ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनमें से अगर आप 20 या 30 भी रजिस्टर करके उनका वोटर टर्नआउट कर दें, तो इट विल बी अ गेम चेंजर। तो वो 2-3 मिलियन लोग अगर आप मतलब 10,000 भी कर दें पर सीट, तो वो कुछ 200 सीट्स पे इन्फ्लुएंस आता है 10,000 वोट का। और जो लोग पाकिस्तान में, उनको पता है कि जो बंदा 10,000 वोट लेके घर से निकले वो अमूमन तौर पे एक जीता हुआ कैंडिडेट होता है। तो आपके पास चांस है कि आप मतलब कि 100 से 200 सीट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकें। बस तो इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवा लें कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वोट दे सकें। मतलब देखें, रेजिस्टेंस बहुत आएगी क्योंकि ऑपोजिशन कतन ये नहीं चाहेगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सही पैमाने पे वोट्स का राइट मिले या कोई मैकेनिज़्म बन जाए। वो एतराज़ करते रहेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको वोट का हक और कोई सही मैकेनिज़्म बन जाए, जो नादरा कोशिश कर रही है उसको आई वोटिंग के ज़रिए लेके आए कि जीसीसी में जो आपका 6 मिलियन का डायस्पोरा है उसको आसानी से वोटिंग करने का मौका मिले, तो वो अपोजिशन उस पर ज़रूर एतराज़ करते रहेंगे क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए तो एक मौत का आप कितने होपफुल हैं वैसे काम है? आप कितने होपफुल हैं कि ये ओवरसीज वोटिंग हो जाएगी 2023? मैं बहुत होपफुल हूँ जी। आई एम श्योर कि ईपीसी इलेक्शन कमीशन कभी किसी को इस तरीके से मायूस नहीं करेगी और अपने पाकिस्तानियों को और एक इलेक्शन प्रोसेस को, आई एम श्योर कि वो मतलब जो इंसाफ है वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कमिंग बैक टू द दौराज के ओमान में क्या आपके लिए डेवलपमेंट थी वहाँ के, आप जो उनसे मिले हैं अमीर वगैरह से, और फिर बरतानिया का भी बताइएगा कि प्रिंस चार्ल्स से मीटिंग हुई वो कैसी रही? देखें, ओमान में और जिन लोगों को एतराज़ उनको भी मैं ये कह दूँ कि देखें, ओमान के साथ मैंने बहुत करीबी काम किया था जब कोविड पहली दफ़ा आया था। तो एक्सट्रेडिशंस में रिपैट्रिएशन में बहुत ज़्यादा ओमान ने मदद की थी, बल्कि ओमान ऐसी गवर्नमेंट थी जो सीमलेस प्रोसेस उनके साथ था। तो मैंने क्योंकि मेरे पास टाइम था तो और लोग वहाँ बुला रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक तो अपने जो काउंटर पार्ट्स थे, कॉलीग्स थे, उन मिनिस्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने किस तरीके से हमारे पाकिस्तानियों की मदद की है ना। तो मैं पर्सनल कैपेसिटी में मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत टाइम और इज़्ज़त दी और उनका शुक्रिया अदा किया। और फिर दूसरी चीज़ ये थी कि ओमान में किसी ने ऐसा कम्युनिटी को टच नहीं किया। अच्छा। तो मैं चाह रहा था कि मैं टच करूं, उनको एक्टिवेट करूं, उनके मसाइल जो हैं, जो उनकी क्रिबिंग्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको मैं एड्रेस कर सकूं। और इंग्लैंड का भी बिल्कुल, जहाँ तक डायस्पोरा की बात है,
कोई ओहदे की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप पॉपुलर हैं तो लोग आ जाएंगे, अगर आप अनपॉपुलर लोग नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है, लोगों को पता है कि ये हॉल है, इसके 1000 की कैपेसिटी है, 200 आएंगे तो आपको अपनी हैसियत पता लग जाएगी, ज़्यादा आएंगे आपको अपनी हैसियत पता। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर से ये मौका लेना चाहता हूँ हम टीवी का कि ओमान में जो सारे जो पाकिस्तानी थे, इंग्लैंड में मैनचेस्टर से लेके लंदन तक जो हमारे सारे सपोर्टर्स थे PTI के, खान साहब के, मैं अगेन टीवी पे उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। रिसेंटली मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा कि जिस तरीके से उन्होंने किया था, बहुत ज़बरदस्त था। मैं कोशिश करूँगा कि उनकी उम्मीद पे उतरूँ। प्रिंस चार्ल्स, उनको आपने दावत दी वज़ीर आज़म खान साहब की तरफ से कि आप पाकिस्तान आएँ, हाउ वाज हिज रिस्पॉन्स? देखिए प्रिंस चार्ल्स का, रॉयल हाइनेस का ये है कि मैं उनके ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट है उसका वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ और अभी भी एडवाइजरी बोर्ड पे और ट्रस्टी हूँ। तो मेरा उनका काफ़ी कुछ 6 साल या 7 साल एक रिश्ता है। तो बीच में भी जब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बात होती थी उनकी फ़ोन पे, तो वो हमेशा कहते थे कि जुल्फ़ी उधर ही है, या वो मेंशन करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बहुत इज़्ज़त दी कि उनका एक इवेंट था रात को, लेकिन उन्होंने दिन में आधे घंटे की मुझे एक मीटिंग दी। तो उसमें इट वाज़न्ट जस्ट अबाउट मी। वो जब अफ़गानिस्तान में तालिबान जब टुक ओवर, तो उनके भी कोई NGOs और चैरिटीज़ के लोग वहाँ थे जो, और जिन चैरिटीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, ख़ास तौर पे हज़ारा की कुछ 200-250 औरतें थीं। तो उनको उनका शायद ख़तरा हो, तो उसमें उनने PM मेरे ज़रिए PM को आउटरीच किया कि प्लीज़ इनकी मदद करें कि ये ना हो कि इनके साथ कुछ गलत हो जाए। तो प्राइम मिनिस्टर बीइंग प्राइम मिनिस्टर ने फ़ौरन एक्शन लिया, और तो फिर उसका वो शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे पर्सनली प्राइम मिनिस्टर का और मेरा। और फिर क्योंकि ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट, उससे ट्रस्ट के ज़रिए एक टूर चल रहा है, अभी कार्ड्स पे है कि वो इंडिया बांग्लादेश का एक दौरा होगा प्रिंस चार्ल्स का और प्रिंस कमेला का। तो वो इधर भी तो तो मेरा यही मौक़िफ़ था कि जी अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ ना आएं। बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर ने उनको बार बार दावत दी है कि दोनों यहाँ आएँ। एक तो हमारे लिए भी अच्छा है, एक एक्सपोजर है, हमारा एक इवेंट है, तो इंशाल्लाह वो उन्हें मंजूर किया है। तो अगर उनने वर्बली तो मंजूर किया, अभी उनकी लॉजिस्टिक्स अभी सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा। सर ये बताइए कि आपने जो दौरे किए अभी, उसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात हुई, उनके क्या कंसर्न्स थे? क्या वो अभी सेटिस्फाइड हैं कि जो काम हुकूमत कर पाई है, कुछ काम नहीं कर पाई है, कुछ अच्छे काम हैं, कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो अचीव नहीं हुए, तो उनका क्या कहना था? हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखें, जहाँ तक इमरान खान, बतौर इमरान खान की बात है, वो खुश हैं। जहाँ तक PTI की गवर्नमेंट की बात है, वो मिडिल टेयर पे हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थी, और आपको पता है कि यहाँ सिस्टम में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको शायद वो रिलीफ नहीं मिली, या वो ईज़ नहीं मिली, या वो एक्सेप्टेंस नहीं मिली जो वो चाह रहे थे। जो GCC में ज़ाहिर बात है वो पैसे वापस भेजते हैं, तो उनके लिए महंगाई का इशू है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप क्योंकि वो उनको एक्सपोजर भी है, तो वो जिस मुल्क में वो कहते हैं कि जी सर यहाँ महंगाई नहीं है, उससे कई ज़्यादा है। मतलब कि ओमान में वो जिस तरीके से 200% बता रहे थे, मतलब क्यूकम्बर के रेट और ये, US और UK की इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ गई है, और US और UK की बहुत ज़्यादा है। UK का गैस क्राइसिस चल रहा है, पेट्रोल क्राइसिस चल रहा है। बिल्कुल, तो वो उनको बिल्कुल समझ थी। और फिर तीसरी, और मैं आपको ये भी बताऊँ, मैं अभी UK से आया था, तो रात को जब मैं TV शोज़ देखता था, तो जो उनके पॉलिटिकल TV शोज़ थे रात को, वो हर शो महंगाई पे था। लेकिन हुकूमत जिस तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश करती थी, लोगों को समझ आ रही थी कि ये इन्फ्लेशन इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना। तो ये हर जगह एक ही बात हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान तो फिर भी बहुत बेहतर। फिर तीसरी चीज़, अकाउंटेबिलिटी पे उनको एतराज़ होता था कि जी आपने बोला था कि जी हम सारे पैसे वापस ले आएंगे, और वो आपके में, तो एक ये क्वेश्चंस आते हैं। और आखिरी जो सबसे मेन क्वेश्चन जो वो कहते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा मुझे बैकलैश आती है, वो टेलीफोन्स पे। हाँ, टेलीफोन रिश्तेदार के लिए लेके आने दें, तो बात, वो बेचारे मेहनत करते हैं या आते हैं, तो उनको कहते हैं कि हम एक टेलीफोन ले आएँ। तो अब
मैंने खुसरो साहब से बात की है कि एटलीस्ट के जो 2 महीने हैं उनको 4 तो कर दें, क्योंकि वो हॉलिडे का सिस्टम नहीं है हमारे पाकिस्तानियों का कि जी 20 दिन या 15 दिन के लिए लंबे टाइम के लिए आते हैं, या ज़्यादातर 2 दफ़ा भी साल में आ जाते हैं। ख़ास तौर पे जो दुबई, सऊदी वगैरह, इंग्लैंड में भी जो सारे अभी 2 दफ़ा आते हैं, तो यू नो 2 महीने काफ़ी नहीं है। तो इंशाल्लाह उसको हम अगर 4 कर दें और कोई लीवे कर लें कि आप एक तो अगर आपने इतनी रेमिटेंस की तो आपको इतना फ़ोन, तो आपको एक फ़ोन इजाज़त हो, इतनी रेमिटेंस की तो 2 फ़ोन्स की इजाज़त, अगर ये हम ले आए सिस्टम तो फिर वो लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ वाली जो है आप लोगों का वोटर बेस, वो भी ज़ाहिर है होपफुल बड़ा था, चेंज आ रहा है, और आपका खुद अपना एक हल्का एक्टिव बहुत है यहाँ पटक में। अभी लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शंस आ रहे हैं पंजाब में, KP के रिजल्ट हमने देखे, PDM भी चल रही है, फजल रहमान, ऑल दीज पीपल, इनको कैसे हैंडल करेंगे? और क्या यहाँ के लोगों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये इन्फ्लेशन जो है ये ग्लोबल फिनोमेना चल रहा है इस वक्त? देखिए, आई थिंक फजल रहमान को तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जवाब दे दिया, हैंडल करके बॉटल में डाल दिए। तो आई थिंक वो तो ख़त्म, गेम ओवर हो गई है। PDM अगेन, पिछले 3.5 साल से हम PDM को आते हुए देख रहे हैं, जाते हुए देख रहे हैं, फिर बिहाइंड द सीन खुद आर्ग्यू कर रहे हैं, फिर उनको नहीं पता कि बिलावल लीड कर रहा है या शहबाज शरीफ लीड कर रहा है या कौन और। तो आई थिंक PDM इज़ इररेलेवेंट। बल्दियात इलेक्शन रियलिस्टिकली एक चैलेंज है, लेकिन हर इलेक्शन एक चैलेंज है, और अगर हम अपनी टीम्स और अगर सही टिकटिंग दें, PTI फेसेस को टिकट्स दें, डाई हार्ड वर्कर्स को दें, जो जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो अमूमन तौर पे आपकी गवर्नमेंट और आपकी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ नहीं चल रही होती, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, और जो मेन लीडरशिप होती है वो कैबिनेट में होती है, गवर्नमेंट में होती है, तो वो शायद टाइम नहीं हो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेंज किया, असद उमर साहब आ गए हैं, अली जैदी साहब, शफकत साहब, खटक साहब, तो एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर्स जो ऑन ग्राउंड भी हैं। तो अगर हम उनके राय लेके सही टिकटिंग दें तो आई थिंक इंशाल्लाह PTI इसमें कामयाब होगी। फाइनल क्वेश्चन, टूरिज्म के हवाले से जो आपके इनिशिएटिव्स थे वो अब कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, और वो मुनाल का भी इशू बना हुआ था, वो दोबारा से खड़ा हो गया है, तो वो उसके बारे में बताएं कि वो अब कहाँ जा रहे हैं इनिशिएटिव्स। आई थिंक अभी SAPM आज़म साहब, आज़म जमील साहब हैं, उनके साथ मेरी अभी तक मुलाकात नहीं रही क्योंकि मैं बाहर था, लेकिन मैं TV पे उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़े प्रॉमिसिंग वर्ड्स बोले हुए, और उन्होंने बड़ा एक ख़ानदानीपन और डिसेंसी दिखाई है कि जहाँ थोड़ी बहुत मेहनत हमने की है उसको रिकग्नाइज किया है। तो इट टेक्स अ बिग मैन टू एक्ट लाइक दैट। यूजुअली ये होता है कि जो भी टेक ओवर किसी, वो बाद में कहता है सब मैंने किया है, हाँ वो कहते हैं कि जी जो बना वो कहते हैं। तो आई थिंक आई फाउंड हिम अ वेरी, मैं उनको जानता नहीं हूँ लेकिन आई फाउंड हिम अ वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग ऐसे करने के लिए। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आई थिंक उनके साथ मुलाकात होगी। तो वो सारे जो भी प्लान्स हैं उनको इंशाल्लाह मुबारक हो और वो आगे लेके जाएं, और उनका मैंने उनके टॉक सुने हैं, वो बड़ी एक्सपीरियंस है, तो हम शो वो बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। जहाँ तक मुनाल का मसला है, ये मुनाल का मसला नहीं है, क्योंकि मैं बाहर था, मैं वापस आया हूँ तो मैंने देखा है। मैं समझता हूँ कि बड़ा स्टूपिड सा एक फॉरगिव मी कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इतनी बेवकूफ़ी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। मतलब है कि एक चीज़ 15 साल से चल रही है, अगर वो मनाल हो या कोई और रेस्टोरेंट हो, वो एक अलग टॉपिक है, उसको रीटेंडर करें, बेहतर बेड आपको मिल सके। अगर उसमें कोई एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, और एनवायरनमेंट कम्स फर्स्ट, कोई शक नहीं है, लेकिन अगर एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, CDA की बनी हुई बिल्डिंग है, अगर उसमें फ्लॉज हैं, अगर मुनाल की ड्रेनेज में कोई मसला है, उसमें कोई ऐसी चीज़ें, आप 1 2 3 4 लिखें, उनको बोले आपके पास 30 दिन है ये ठीक करने में, और ये आपके डैमेजेस हैं और ये आपकी पेनल्टी है। बिल्कुल, मतलब बेचारे कोर्ट्स को तो इसमें इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से मैं कोई आई डोंट नो कि ये सही है या नहीं, तो अगर नहीं है तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैंने कोई उससे भी स्टूपिड कोई चीज़ सुनी कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दें। मतलब आपसे नीचे जू संभाला नहीं जाता, हाथी आप अपने भेज रहे हैं बाहर मुल्कों में कि वो संभाले आपके हाथी, शेर आपके मर रहे हैं, मतलब जू संभाला नहीं जा रहा और आप वहाँ ऊपर एक और सेंचुरी बनाने जा रहे हैं। मतलब इट्स,
और उससे नीचे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक विजन थी दामने को पे, बल्कि मैं उसको उस वक्त लीड कर रहा था कि मैं कह रहा था कि जैसे कि आप टर्की में जाते हैं, आप पहाड़ों में हर बंदा जाता है खाना खाने पहाड़ों में, वहाँ सनसेट 21 ऐसे किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, हर बंदा जाता है। दामने को और उसके ऊपर पीस हवा मनाल जो भी आप उसको कह लें, ये 2 स्पॉट्स हैं जो पाकिस्तान से जो भी टूरिस्ट या जो भी बंदा इस्लामाबाद आए वो वहाँ जाए और खाना खाए, एक और उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से बनाए, उसके बायलॉज बना दें और ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, आउटडोर डाइनिंग होनी चाहिए वगैरह वगैरह, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन अगर आप मनाल के साथ ये कर रहे हैं, पीस हवा में ये कर रहे हैं, दामने को तो कभी नहीं बनेगा। और उसके अलावा भी अभी आजम साहब इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे, लेकिन पीडीडीसी के हम वो प्राइवेटाइज कर रहे थे कि उसको लेके जाएं, उसको बनाएं। अब कौन इंटरनेशनल या नेशनल इन्वेस्टर आके इतने ज्यादा पैसे किसी होटल में डालेगा जब उनको पता है कि कोई पागल आके कहेगा कि अच्छा ये पता है इस 1942 में ये जंगल की जमीन थी और ये इरिगेशन की थी और ये फॉरेस्ट की थी, और ये इशू ऐसा है मतलब कि कौन पैसा डालना चाहेगा। तो यू हैव टू बी रियलिस्टिक कि कैसे करने, और एक चीज के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और पूरा मुल्क इसको देख रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक्सेप्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें अगेन एनवायरनमेंट कम्स फर्स्ट, लेकिन उसके बायलॉज 15 साल आपको बाद आपको एनवायरनमेंट याद आ गई इसमें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जुल्फिकार साहब, वक्त दिया आपने। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद PSL का ख़ास सेगमेंट लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं, और आज हमारे बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं, पाकिस्तान आए हुए हैं और ज़बरदस्त धमाकेदार कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से ओपनिंग करते हैं और छक्के चौके जब लगाते हैं तो कमाल कर देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं साउथ अफ्रीकन हैं असल में, साउथ अफ्रीका से ये इंग्लैंड गए और इंग्लैंड के लिए खेला इन्होंने, और आजकल पाकिस्तान में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ओपनिंग कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जेसन रॉय। हेलो जेसन, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस योर टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू टेल अस अबाउट हाउ इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स ड्यूरिंग दिस HBL PSL 7? My overall experience of being part of this team is always special. You know, I've got some good people around me. We have a lot of fun, a lot of smiles. It's a nice environment to be around, especially with the team that really is striving to be the best in the competition. We've had a tough run the last couple of years, but that's not to say that the years to come are going to be extremely special. We've got young players mixed in with great experience and coaching staff, backroom staff that all want the best for the team. So it's a lovely environment to be a part of. Right. So people in Pakistan have become your fans. You have earned lots of fans. But what do you think about the people of Pakistan and their passion for cricket? Yeah, the passion for cricket in Pakistan, and whenever I come to the subcontinent, is incredible. You feel like you feel $1 million. You feel great, and scoring runs in front of the fans here are the best. You know, you get made to feel amazing. And it's just the passion that they share, the love for the game. There's not a lot of hate towards you or anything like that. It's all love. So I really, really do appreciate it. Okay, and you've played previously for Lahore as well. Now you're playing for Quetta. So what is the difference between these teams? Yeah, generally speaking, I mean, when I spent my time with Lahore, I was a lot younger, and I learned a lot from the managers and the players at the time there. Under Brendan McCullum was my captain there. So I learned a lot from Lahore and got treated well there as well. I mean, I've been treated extremely well throughout my PSL career. I would never say I've had a negative experience. Everything's been positive, so I'm very grateful for that. I want to ask you about your experience with Sarfaraz Ahmed. You've played with him. How has he guided you? And tell us about your experience. Yes, the captain of Quetta Gladiators, Sarfaraz Ahmed. My experience with Safi, Sarfaraz, my captain, is very good. He's an extremely passionate man and wants the best from the team, you know. He's someone that pushes each player's boundaries, and he wants nothing but best for the team, so you can't argue with that. But okay. And finally, if you talk about players playing in the PSL, which players have impressed you in all teams?
There's plenty of players that have impressed me in this PSL from other teams, from our team. Will Smeed, Nassim have been incredible. Ifti in that one knock, he scored 50, 60 runs. It was incredible batting. Umar coming back and playing the way he's playing and his comeback. It's always special to see players doing well, but every single team has got players that are performing to a very, very high level. So it's good to see. Thank you, Jason. Thank you for giving us your time for this program. It was an honor for us, and best of luck for the rest of the PSL tournament. Thank you. वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे. Stay with us. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन. अब आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हम एक बहुत ही काबिल डॉक्टर से, डॉक्टर मैविश मार्टिन. और इनकी काबिलियत की कहानी अगर हम आपको सुनाएं कि इन्होंने मुतादिद रिसर्च पेपर्स रखे हैं. इनको हमने अपने प्रोग्राम में कोविड के हवाले से भी दावत दी थी और दीगर जो इनकी रिसर्च थी उसके हवाले से दावत दी थी. लेकिन अभी एक और कारनामा इन्होंने किया है. इन्होंने एक ऐसी सिचुएशन में एक पेशेंट की जान बचाई है कि जिस सिचुएशन में डॉक्टर्स अमूमन काम कर नहीं रहे होते, ड्यूटी पर नहीं होते, लेकिन फिर गालिबन ये कह सकते हैं हम कि डॉक्टर इज ऑलवेज ऑन हिज ड्यूटी, क्योंकि ये ट्रैवल कर रही थी और रिलैक्स कर रही थी शायद, और जहां पर इन्होंने उस शख्स की जान बचाई है. तो इन्हीं से जानते हैं कि वो क्या किस्सा हुआ और कैसे इन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दिया. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मैविश. अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो. बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस. ये बताएं ये क्या सूरत हाल डेवलप कर गई थी, आप क्या कर रही थी, रिलैक्स कैसे कर रही थी, और क्या एक डॉक्टर हमेशा ड्यूटी पर ही होता है? I guess you're right. A doctor is always on call. Basically, मैं छुट्टियाँ मनाने के लिए अपनी जो है वो माउंटेन्स में जा रही थी, यूटा की स्टेट में, और बिल्कुल नॉर्मल डे था. और मैंने कहा कि मैं हॉस्पिटल से ज़रा ब्रेक लूँ और जो है वो डॉक्टरी से थोड़ी सी ब्रेक ली जाए और नेचर में जाके रिलैक्स किया जाए. बट खैर ऑन द वे जो है वो ये था कि लैंडिंग से 30 मिनट्स पहले जो है वो एक अनाउंसमेंट हुई पायलट की तरफ से कि जो एक मुसाफिर है उसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई है, तो अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल है तो वो फ़ौरन रिपोर्ट करे. अच्छा. तो उस सूरत में ये था कि मैंने जैसे ही सुनी रिपोर्ट तो ये अनाउंसमेंट, तो मैंने पैसेंजर सीट की तरफ निकली. और एक्चुअली ये था कि मैंने शुरू में देखा था कि जो कुछ एयर होस्टेसेस थी वो थोड़ी भगदड़ सी मची हुई थी, वो भाग रही थी परेशानी के आलम में. तो उस टाइम ये लग रहा था कि शायद पता नहीं जहाज़ के कोई इंजन में कोई मसला तो नहीं हो गया. लेकिन खैर वो ये है कि वो जब पैसेंजर की सीट पे पहुंची तो देखा कि जो एक अमेरिकी शहरी है उसकी जो वो हालत है वो थोड़ी सी ख़राब है. उसमें ये था कि चेहरा बहुत ही जर्द हुआ था, सफ़ेद, और हाथ पैर ठंडे, और आई वुड से कि ब्लड प्रेशर बहुत ही लो, और पल्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक थी उस टाइम. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पल्स थी, क्योंकि अगर पल्स ना हो तो ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है कि ऊपर से आप हैं भी प्लेन में, आपके पास इक्विपमेंट भी नहीं है, आपके पास चीज़ें हैं ही नहीं. अगर यही सिचुएशन आपके पास ऑन ग्राउंड हो तो बड़ी इजीली टैकल हो जाती हैं चीज़ें. तो इसमें ये था कि बस इवैल्यूएशन शुरू की, और एक नर्स भी थी हमारे साथ फ़्लाइट में. तो उनको जैसे ही पता चला कि एक डॉक्टर है बीच में, तो वो उन्होंने कहा कि भी आप संभालें, और वो अपनी सीट की तरफ जो है वो चल गई. तो मुझे था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे पर आ गई. और अगर आप ये एक चीज़ मैंने नोट की कि जो कैबिन क्रू था या जितनी एयर होस्टेसेस उस टाइम पे थी, जब जैसे ही मैंने उनको बताया कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया कि मैं फिजिशियन हूँ, तो वो एक बड़ा रिलीफ उनको चेहरे पे मैंने देखी कि यू नो कि दे फेल्ट बेटर. और उस टाइम पे I felt that the whole responsibility is on me at that time, you know, that you have to make a wise decision and उस शख्स को क्या हुआ था, प्रॉब्लम क्या हुई थी उसके साथ, और फिर आपने क्या किया और कैसे फिर उसकी जान बची? बिल्कुल अवैस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी. पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो इसमें थोड़ी ख़राब होती है. तो बस ये था कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो यकदम से बहुत ड्रॉप कर गया था. लेट्स से कि 70-40 बहुत ही लो प्रेशर है. और बेसिकली उसकी शक्ल देखते सारी मुझे आइडिया हो गया था कि प्रेशर इनका बहुत लो है. तो वो जैसे चेक किया प्रेशर तो वो काफ़ी लो था. ब्लड शुगर हम चेक नहीं कर सके क्योंकि आपके पास है नहीं चेक करने के लिए. ऑक्सीजन सैचुरेशन आपकी जो ब्लड में है वो चेक
तक नहीं कर सके क्योंकि कि हाइपोक्सिक तो नहीं है पेशेंट, क्योंकि आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नहीं आप कर सकते। डिफरेंशियल आपके जहन में आ जाते हैं एज अ डॉक्टर के क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वही बात जो मैंने की पहले कि ऑन ग्राउंड ये सिचुएशन बहुत ईजिली टैकल हो जाती है, हॉस्पिटल में बड़ी ईजिली हो जाती है, आप 911 को बुला लें, कुछ भी कर लें। तो ये था कि उस सिचुएशन को देखते हुए जो चीज़ें हमारे पास उस टाइम एयरप्लेन में मौजूद थी उनको यूज़ किया गया, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट में अगर देखें बड़े जहाज़ होते हैं उनमें ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट होता है। जो छोटा डोमेस्टिक फ़्लाइट है, जहाँ भी हम माउंटेन्स में छोटी इतनी वो हेवीली पॉपुलेटेड जगह पे नहीं जा रहे, तो जहाज़ में सामान भी मेडिकली जो है उस हिसाब से कम था। लेकिन पूरी कोशिश की कि बस ये जो पैसेंजर है ये स्टेबलाइज हो जाए, और स्टेबलाइज करके इसे ऑन ग्राउंड जो है हम हॉस्पिटल स्टाफ को या जो 911 उस तक तो जब वो स्टेबल हो गया पेशेंट, तो उसकी क्या फीलिंग थी? और हमने तो ये सुना है कि बाकी पूरा जहाज तालियां बजा रहा था आपके लिए, क्या माहौल बन गया था? बिल्कुल ये था कि वो शुक्र है कि हमने जो है उसे आई गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कैबिन क्रू एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट टू ब्रिंग एंड हाउ टू हेल्प हर और एलिवेट हर ब्लड प्रेशर, मेक हर नॉर्मोटेंसिव, कि उसका प्रेशर उसको नॉर्मल किया जाए। ऊपर से अगर ब्लड शुगर लो है तो कुछ मेडिकल के सवाल मैंने उनसे किए। वो शुक्र है नींद बेहोशी की हालत में थी, बिल्कुल बेहोश नहीं हुई थी, तो कुछ थोड़ी बहुत बात वो कर रही थी। तो जैसे कंटिन्यू किया, अल्लाह का शुक्र है कि वो बेटर हुई, और उसके बाद जो है वो उन्होंने स्माइल करना शुरू की कि मैं बेटर फील कर रही हूँ। वीकनेस उनको बहुत ज़्यादा हो गई थी एकदम ही, तो चलना भी नहीं उनसे जा रहा था। तो ये था कि जब पायलट ने पहले ही कम्युनिकेट कर लिया हुआ था ऑन ग्राउंड, तो जैसे ही त्यारा जब लैंड किया है तो दरवाज़ा खुला है तो 4 जवान जो हैं वो एंटर हुए हैं, पैरामेडिक्स जो हैं उनको मैंने बताया क्या मेडिकली के क्या क्या हमने किया, क्या मेडिकली क्या उनकी कंडीशन थी, वाइटल्स क्या थे, करके ट्रीटमेंट जो कर सके उस टाइम पे वो करके और हैंड ओवर किया। और जो लोग थे दे वर वेरी हैप्पी। जहाज़ में अनाउंसमेंट की, फिर एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट हुई। So I guess it was just the main thing for me was that the patient was feeling better and he was stabilized. अच्छा, अब प्लेन के हवाले से अगर छोटा सा आप हमें गाइडेंस दे दें कि जब भी सफ़र करने के लिए जहाज़ पर चढ़ रहे हो तो किस किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्सपेक्टिव से, कि ये गोलियां आपके पास होनी चाहिए हैं ज़रूर, इस तरह का खाना आपने खाया हो या ना भी खाया हो तो आपके पास कम से कम ये चीज़ें अपने पास होनी चाहिए ट्रैवल किट में? देखें, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है शिफा। देखें, जिन लोगों को तो डायग्नोज्ड कंडीशंस हैं तो और जो मेडिकेशंस ले रहे हैं वो तो डेफिनेटली अपनी दवाइयां जो हैं वो साथ लेके बैठें। जिनको नहीं है, मैं ये कहूँगी कि जिस तरह यंग लड़कियां हैं या इवन कोई भी जो नौजवान लोग अक्सर जो है कॉफ़ी पी ली और निकल पड़े, तो वो ये होता है कि अक्सर औक़ात आपकी ब्लड शुगर जो है वो लो पड़ जाती है और वो इट कैन बी अ कॉज कि आप एकदम जो है आपकी तबीयत ख़राब हो गई या आप की जो सेमी कॉन्शियस जो है आप हो गए या अनकॉन्शियस हो गए, तो एक वो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर आपका लो हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो अपनी मेडिकेशन साथ रखें, अगर शुगर का प्रॉब्लम है तो रखें, अपनी जो मेडिकेशन है वो साथ रखें, या अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया है, शुगर आपकी लो हो जाती है तो आप कैंडी बार या कोई चीज़ ऐसी रखें साथ कि आपका जो है वो आप उस टाइम फौरी तौर पे अपने आप को ठीक कर सकें। बाकी अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मसला होता है तो आप बस यही है कि फौरन जो है वो कैबिन क्रू दुआ करें कि डॉक्टर महविश जैसी कोई और डॉक्टर मौजूद हो ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ये भी दुआ करते रहें। बस दुआ करें कि कोई जो है मेडिकल प्रोफेशनल कोई भी हो, कोई भी मौजूद हो, आपकी हेल्प हो जाए। और लेकिन ये है कि कैबिन क्रू को आप फ़ौरन बताएं कि अगर किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो ये इमरजेंसी लैंडिंग भी अक्सर जो है बाज़-औक़ात देखा गया कि ये करते हैं। बल्कि हमारी सिचुएशन में हम लकी थे कि हम ऑलरेडी लैंड कर रहे थे। तो अगर इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती तो हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़नी थी। अगर फ़्लाइट लंबी होती तो हम तो पहली लैंडिंग में थे, तो हमारी तो बचत हो गई उस टाइम पे। ऊपर से पेशेंट भी स्टेबल हो गया। बिल्कुल ठीक है। वी वर लकी इन दैट।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर महविश मार्टिन, आपने वक्त दिया और बस इसी तरीके से इंसानियत के लिए काम करते रहें, यही डॉक्टर्स का फ़र्ज़ है। बहुत सारे डॉक्टर्स इस फ़र्ज़ पर चल रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स ये फ़र्ज़ भूल भी जाते हैं, लेकिन डॉक्टर महविश मार्टिन जिस तरीके से पहले भी जो इनका काम है उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और अब जो उन्होंने ये काम किया है उससे फिर एक मरतबा सारे पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। इस प्रोफेशन को अवैस नोबल प्रोफेशन कहा जाता है कि बहुत नोबल लोगों का काम है और हमेशा इन लोगों की रिस्पेक्ट होगी। ब्लैक शीप जाहिर है वो होती है, लेकिन ये है कि काम करने वाले लोग भी हैं। 18-18 घंटे की शिफ्ट भी ये लोग करते हैं ताकि हमारी सेहत जो है वो स्टेबल रहे। सो नहीं सकते बेचारे, खा पी नहीं सकते, फैमिली से दूर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे घर पे छोड़ के आए हुए होते हैं। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड नोबल प्रोफेशन। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर मिलते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, दरसगाहों में ख़वातीन के साथ जिनसी हरासगी के वाक़यात एक मामूल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और हर आए रोज़ एक नया वाक़या रूनुमा होता है। सिंध में नवाबशाह के जो पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें तालिबा परवीन रिंद जो हैं उनके साथ तशद्दुद और जिनसी हरासानी का वाक़या पेश आया है और परवीन रिंद साहिबा जो हैं इंसाफ का मुतालबा करते हुए सिंध हाई कोर्ट पहुँच गई हैं और ये नंगे पाँव अदालत में पेश हुई थी। परवीन रिंद ने यूनिवर्सिटी के 3 अफराद पर जिनसी तौर पर हरासा करने और उन्हें कत्ल करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया है। तालिबान ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप माफिया के तौर पर काम कर रहा है जो लड़कियों को जिनसी हरासानी का शिकार करता है और लड़कियां अपनी और वालिदैन की बदनामी के बायस नहीं बोलती हैं, उन्हें खुदकुशी का रंग देकर पंखों से लटका दिया जाता है। अब ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है। अदालत ने पुलिस को केस 15 दिनों में निपटाने की मोहलत दी है। तालीमी इदारों में जिनसी हरासानी के हवाले से हम बात करेंगे। मेंबर सूबाई असेंबली सिंध राबिया असफर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब अगर हम सबसे पहले इसी केस के हवाले से बात करें तो आप हमें क्या बता सकती हैं कि ये जो डॉक्टर परवीन रिंद साहिबा का जो केस है वो एक्चुअली क्या है और ये किस तरह का माफिया है जो वहाँ पर काम कर रहा है? बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन हो रही है कि हमें पे दर पे बेसिकली 2019, 2020, 2021 और फिर अब 2022 के अंदर भी हम ये रिपीटेड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस के हवाले से जो है वो हमें हादसात सामने नज़र आ रहे हैं। अपेरेंटली शुरू में जितने केसेस आए, डॉक्टर नम्रता कुमारी का, डॉक्टर आई थिंक नौशीन काज़मी वाज द सेकंड इंसिडेंट जिसको कि लगा ऐसे कि जी उन्होंने सुसाइड कर लिया है, बट अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उससे क्लियरली नज़र आ रहा है कि उनकी जो डीएनए रिपोर्ट सामने आई हैं कि वो उसमें जो सैम्पल्स हैं वो एक ही आदमी के हैं। तो इससे ये क्लियरली वाज़ेह होता जा रहा है कि हमारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर एक कलेक्टिवली एक माफिया काम कर रहा है जो कि इन बच्चियों को बेसिकली ट्रैप करने की कोशिश करता है, फिर ब्लैकमेल करता है, फिर उनको मार दिया जाता है और मारने के बाद उनको दिखाया जाता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। डॉक्टर परवीन रिंद का केस जो है, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ उस बच्ची को कि जिसने एक बोल्ड स्टेप लिया, आगे बढ़ी और उन्होंने खामोशी इख्तियार नहीं की, ना ही खौफज़दा हुई। डर तो लगता है कि जी उनकी जान को भी ख़तरा था, उनको मारने की कोशिश की गई। और डॉक्टर अज़रा पेचोहो बेसिकली उन दिनों उस यूनिवर्सिटी के टूर पे थी जिस दिन उनको मारा गया। वो रोती हुई, चिल्लाती हुई, भागती हुई उनके पास गई, मदद मांगी कि जी मुझे ये मार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उनकी सुनवाई ना हुई और आखिर में जो है वो चीफ जस्टिस साहब को सुओ मोटो का नोटिस लेना पड़ा। सो ये एक ही तरह की वारदातें आपको सामने नज़र आ रही हैं जो अलार्मिंग है। डेफिनेटली ये सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जो है यूनिवर्सिटीज़ का वो इन्वॉल्व होता है। तो राबिया साहिबा, अब इसमें जो ख़वातीन है ज़ाहिर है वो सामने आती हैं तो बड़ी हिम्मत करके आती हैं, घरों की तरफ से फैमिलीज़ का भी बड़ा प्रेशर होता है क्योंकि उनको पता है कि हमारे क्या निज़ाम है और किस तरह से जस्टिस मिलता है हमें। तो आप लोगों का कितना सपोर्ट है इन स्टूडेंट्स की तरफ और कितना आप लोग कनेक्टेड है, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग भी असेंबली का हिस्सा हैं, तो कम अज़ कम जो सपोर्ट उनके कल्प्रिट्स को दूसरी जानिब से मिलता है वो आप लोग विक्टिम्स को दे सकते हैं। तो आप लोगों का कितना अमल दखल है इस सारे प्रोसेस को आगे लेकर चलने में? शिफा, सर्टनली मेरी तो फुल कमिटमेंट है कि मैंने इस केस को डाई डाउन नहीं होने देना। मैं हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर उस बच्ची के साथ भी राब्ते में हूँ, उसकी फैमिली से भी राब्ते में हूँ और जो सपोर्ट वो मुझसे मांग रही हैं मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगी कि उनको सपोर्ट दूँ। राइट फ्रॉम द टाइम वो मेरे साथ सोशल मीडिया के ऊपर कॉन्वर्जेसन में थी, जब उसके ऊपर अटैक हुआ सेकेंड टाइम,
इन्वेस्टिगेशन का कह के उसको बुलाया गया यूनिवर्सिटी के अंदर। उसका फ़ोन जो कि जिसके अंदर बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद थे उस डॉक्टर राजपूत के जिसने हरासमेंट के जिसके अगेंस्ट कंप्लेन है, उनकी चैट्स थी जो कि उसे छीनने की कोशिश की गई हॉस्टल के अंदर। लेकिन सर्टनली चूँकि उनको पता लग गया कि ये हमारे साथ राब्ते में है और फ़ोन पे बात कर रही है तो फ़ोन वापस कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उसको मुसलसल जो है वो थ्रेट्स लागती। फिर हमने DIG साहब से बात करके उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की। अब चूँकि कोर्ट भी इन्वॉल्व है, चीफ जस्टिस साहब ख़ुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं और 15 डेज़ का टाइम दिया गया, तो आई एम श्योर कि चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी और चीफ मिनिस्टर के ऊपर और बेसिकली चूँकि वो होम मिनिस्टर भी हैं तो उनके ऊपर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। जो बात हमारी तरफ से हो सकती है सपोर्ट में तो हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अब अपने आप को महफूज महसूस नहीं करती कि अगर वो नवाबशाह में वापस अपनी हाउस जॉब के लिए या जॉब के लिए कंटिन्यू करने के लिए विलिंग नहीं है। वो हेल्प मांग रही है कि किसी तरीके से उसको दादू या सेवन के अंदर जो है वो रीलोकेट कर दिया जाए, क्योंकि देखें पर्पस ये नहीं है कि जी एक एक बच्ची जो है उसके साथ जब हादसा हो तो वो रीलोकेट हो जाए। बिल्कुल, तो हम हरगिज़ भी नहीं चाहेंगे, वरना ये जो माफिया है और बिल्कुल, तो हमें कोशिश ये करनी है कि उसकी जो एजुकेशन की कंटिन्यूटी है, जो उसका प्रोफेशन जिसके लिए वो अपने वालिदैन की अकलौती बच्ची है, एक ही बेटी है वो, तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि उसको हम तहफ़्फ़ुज़ दें, उसके साथ खड़े रहें और इस कंक्लूजन जब तक ये केस कंक्लूड ना हो जाए, क्योंकि देखें जो मशीनरी है ना गवर्नमेंट की जिसका मेन रोल था शिफा, उसमें सिंध स्टेटस ऑफ वुमेन कमीशन का किरदार सामने आना चाहिए था। डॉक्टर शैला रज़ा जो कि बेसिकली वुमेन डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं, उनका रोल सामने आना चाहिए था। पर मुझे बहुत ही हैरानी है कि कंप्लीट खामोशी है इन दोनों की तरफ से। नुज़रत शीरीन जो कि तीसरी बार सिंध स्टेटस ऑफ वुमेन कमीशन की चेयर जो है वो नामज़द हुई, लेकिन उनकी कारकर्दगी सिफर है और बार बार जो केसेस आते हैं वो मुझे इनवाइट्स भेजती हैं ना शिफा, तो मुझे गुस्सा आता है उनके ऊपर कि वो मुझे 5 स्टार होटल के अंदर डिफरेंट ग्लोबल कैंपेन्स की इनवाइट्स भेजती हैं, तो मैं उनको सामने से ये केसेस भेजती हूँ कि मुझे इसका जवाब दीजिए, मुझे इनवाइट्स मत भेजिए। मैं आपकी चाय और खाने और होटल के अंदर फ़ोटो शूट के लिए नहीं आई हूँ असेंबली के अंदर। तो अनफॉर्चुनेट है कि गवर्नमेंट की मशीनरी तो फेल हो गई है, लेकिन ये गवर्नमेंट वर्सेस ऑपोजिशन केस नहीं है। सही, बिल्कुल, ये तो एक एज खातून एज प्रोफेशनल मेरा रोल है, अगर मैंने आज प्रोटेक्ट नहीं किया तो कल को ये चीज़ मेरे घर तक आ जाएगी और आगे बच्चियां फिर तालीम हासिल करने के लिए वालिदैन 10 दफ़ा सोचेंगे कि उनको अच्छा राबिया साहबा, ये जो केस है अब एक ही शख्स का DNA है जो कि पाया गया है, तो क्या इसको सॉल्व करना लीगली या जो टेक्निकली कोई इतना मुश्किल तो नज़र नहीं आता? आपको पता है कि भाई DNA किसका है तो DNA से तो फ़ौरन शनाख्त हो जाती है, तो फिर ये मामला क्यों इतना लिंगर ऑन हो रहा है? अब देखिए उसमें अब जाके हुआ है, हालांकि बड़ा सिंपल सी चीज़ थी कि जब आपने DNA किया तो आपको उसी वक्त बेसिकली सैंपल्स कलेक्ट कर लेने चाहिए थे, या जो लोग स्टाफ में यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं उनके सैंपल्स भी साथ साथ कलेक्ट होने चाहिए थे। पर अब ये फाइनली अभी ये 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ, उसमें उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जी कोर्ट ने कि जी तमाम या जो इंक्वायरी कमेटी है कि जितने मेल हजरात हैं उन सब के DNA सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए कहा गया है। अब केस को आप देख लीजिए कितना अरसा गुजर चुका है और अब जाके ये स्टेप लिया जा रहा है। परवीन रिंद के केस में भी देखें बात सामने यही आती है कि 4 महीने पहले उस बच्ची ने एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन की थी कि ये हज़रत मुझे जो है वो हरास कर रहे हैं, और उसके मैसेजेस मैंने देखे हैं जिसके अंदर वो कहते थे कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको खुश कर देंगे, हम आपका सब कुछ टेक केयर कर लेंगे। इस तरीके से वो बच्चियों को ट्रैप करते हैं और ये बच्ची मुसलसल उसको जो है वो रिजेक्शन की तरफ लेके जाती रही और कंप्लेन जब दायर की 4 महीने बाद भी उसकी कंप्लेन की सुनवाई नहीं हुई। क्यों ओवैस? इसलिए क्योंकि बेसिकली देखें हमारे पास हरासमेंट कमेटीज़ जो कि बेसिकली स्टेटस ऑफ वुमेन कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी थी आज से कोई 1.5 साल पहले, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक हरासमेंट कमेटी होनी चाहिए। दूसरा फिर जो सबसे बड़ा जुल्म हमने किया अपनी तालीमी इदारों के ऊपर वो ये कि हमने चीफ जो एक ओवरसाइट बॉडी होती थी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, गवर्नर देखता था, वो हटा के लेजिस्लेशन के थ्रू एक बदमाशी के थ्रू चीफ मिनिस्टर ने अपने पास ले लिया। अब उससे हुआ क्या कि वो ओवरसाइट कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है। जितने सिंडिकेट्स अपॉइंट होते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो सारे के सारे पोलिटिसाइज्ड हैं।
फिर 11 या 12 मेंबर का सिंडिकेट होता है, उसके अंदर ये 1 या 2 से ज़्यादा ख़वातीन को आने नहीं देते और वहाँ पे वो ऐसी कंप्लेंट्स को वोट आउट कर देते हैं। तो ये बच्चियाँ कहाँ जाएंगी कंप्लेंट्स लेके? फिर आखिर में यही होगा ना कि कोर्ट्स को या चीफ जस्टिस साहब को सुओ मोटो लेना पड़ेगा और फिर जो है वहाँ पे 15-15 दिन की डेडलाइन दी जाएगी केस को सॉल्व करने के लिए। सही। तो अच्छा, ये जो नेटवर्क है, जो सिस्टम जो मौजूद है, फॉर्मेट जो एक तो ये कि हमारे पास एक कानूनी सिस्टम है, लेकिन जिस हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि ये एक पूरा नेटवर्क है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता सकेंगे कि ये कितना बड़ा नेटवर्क कहाँ कहाँ और किस किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में? क्या ये सिर्फ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में ही है, ये क्या सिर्फ इंटीरियर सिंध में ही है? इसके बारे में कोई मालूमात और क्या कोई इसके पॉलिटिकल ताने बाने भी हैं किसी के साथ? देखें, बिल्कुल पॉलिटिकल ताने बाने हैं, इसलिए क्योंकि ये जितने अपॉइंटीज़ हैं, ये जितने एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ हैं, ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। आप देख लीजिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो बेसिकली वीसीज़ हैं। मैं आपको एक यूनिवर्सिटी का डाउ हेल्थ साइंसेज का मैं आपको केस बताऊं, उसके अंदर बेसिकली हमारे एक बहुत ही एक्स चीफ मिनिस्टर साहब की बेटी को रिटायरमेंट से 1 महीना पहले वीसी बना दिया गया। ठीक है, तो ये इसी तरीके से अगर आप आज का केस देखें तो HSC के जो चेयर हैं वो बेसिकली उनके 2 टेन्योर्स एक्सटेंड हो चुके थे, तीसरी दफ़ा वो अपॉइंट नहीं हो सकते थे, उनको अपॉइंट करने की बात की जा रही थी। तो कोर्ट में एक साहब उनके अगेंस्ट चले गए, शुक्र है, ताकि वो अपॉइंटमेंट रोकी जा सके। तो ये जो पूरा आप कह लें नेक्सस है ना, इसको एक पॉलिटिकल फैब्रिक के थ्रू इम्प्लांट किया जाता है इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और फिर आप देख लें, एक जो लियारी की यूनिवर्सिटी का केस हुआ, उसमें चूँकि पीपल्स पार्टी की MPA या आप कह लें सिटिंग MPA थी, तो फ़ौरन 2 दिन के अंदर एक्शन लेके जो है वो उनको सस्पेंड कर दिया गया। बट क्या बात यहाँ रुक जाती है? हमने अपनी जो अपॉइंटमेंट मेरिट का सिस्टम है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिंडिकेट्स का, उसको ख़राब कर दिया है। वीसीज़ की अपॉइंटमेंट्स को बेसिकली हमने ख़राब कर दिया है। अब इन जो चेयर को वापस लाने का मकसद ये था क्योंकि ये चेयर होते उस कमेटी के जिन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज़ को अपॉइंट करना है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप अपने पसंद के लोग ला सकेंगे। पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिनके भाई बहन कोई ना कोई रिश्तेदार जो है वो इन सीट्स पे बैठा हुआ है, और फिर यही लोग जब इनकी आप जो अभी परवीन रिंद का केस है जिसमें 2 खवातीन ने उनको मारा है एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ के साथ मिलके, उनके ताने बाने भी पॉलिटिकल विंग से जाके मिलते हैं, तो उनको किसी ने हाथ नहीं लगाना था। अब जज साहब के कहने के ऑर्डर्स के ऊपर उनको इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंक्लूड किया गया। तो दिस इज़ अ होल पॉलिटिकल माफिया। बिल्कुल, और इस माफिया को कंट्रोल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी तमाम जो बच्चियां हैं और जो भी लोग इस माशरे में हैं वो महफूज रहें, और मतलब अगर हुकूमत उनकी हिफाजत के लिए कुछ कर ले तो कुछ बेहतर होगा, वरना ये लोग इसी तरीके से दरबदर होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे रबिया असफर साहिबा, वक्त दिया आपने। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब आपको लेकर चल रहे हैं हम मानावाला। कभी गए हैं आप मानावाला? नहीं, मैं मानावाला नहीं गया हूँ, लेकिन ये सिंध का इलाका है घोटकी, उसमें ढरकी के करीब ये 8 माह कबल एक ट्रेन हादसा पेश आया था, और ये जो हादसा है ये आज भी सबको याद है। बिल्कुल। और इस वाक़े में 65 से ज़्यादा अफराद जाँ बाक हुए थे और 100 से ज़ायद कोई शदीद ज़ख्मी हुए थे, और इस हादसे ने सबको इसलिए भी ज़्यादा सोगवार कर दिया था कि ट्रेन में कुछ सवार ऐसे थे जो बाराती थे और उनकी खुशियाँ गहरे गम में तब्दील हो गई थी। तो मानावाला से हमारे जो नुमाइंदे हैं अरशद जावेद साहब, वो एक ऐसे ही ख़ानदान से बात करवा रहे हैं जो कि मानावाला के नवाही गाँव लम्बवाली के रिहायशी हैं, और उनके साथ क्या हुआ है ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी, मौजूद हूँ मानावाला के नवाई गाँव लम्बवाली में, जहाँ का रहायशी मोहम्मद आसफ, उसकी बीवी रमज़ाना बीबी और 2 कमसन बच्चियाँ मेरा फ़ातिमा, नूर फ़ातिमा भी ट्रेन हादसे में शिकार होकर मौत के मुंह में चली गई थी। तो इस हवाले से उस ख़ानदान का सरबराह मोहम्मद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि उनके बेटे की जुदाई के गम में उनकी ज़िंदगी कैसी है, और जो हुकूमत वक्त ने माली इमदाद का ऐलान मरने वालों के लिए फ़ीकस 15 लाख और ज़ख्मियों के लिए फ़ीकस 3-3 लाख का ऐलान किया था, क्या उनको हुकूमत की तरफ से माली इमदाद मिल चुकी है या नहीं? जी, बेटा मेरा मजदूरी कर दे कराची,
साडा कारपेंटर का लकड़ी का काम है, मजदूरी उत्थे करने, पहले मैं भी करता, बाद मेरा बच्चा उत्थे चला गया, वो मजदूरी करते सन। एक यही सब ससुराल उन्होंने शादी सी, उन्होंने शादी ते आ रहा सी, वो शादी की खुशियाँ जड़ियाँ वो भी दरम बरम हो गई, साड़ियाँ घर दी खुशियाँ भी सारियाँ दरम बरम हो गई। तो ट्रेन हादसे दे विच वो भी अल्लाह नूं प्यारा हो गया, उसकी बीबी भी प्यारी हो गई, उन्दियां 2 बेटियां सन, मेरियां पोतियां, मेरी बहू, वो भी अल्लाह नूं प्यारियां हो गई। बाकी जेडे गमां दे पहाड़ मतलब वो तो जेडे होए है ही है। उत्थे जेड़ा साडे नाल होई है जदों असीं अपने बेटे नूं लैन गए हैं, बहू नूं लैन गए हैं, उत्थे भी साडी खुआरी बहुत ज़्यादा होई, बहुत जलील होए उत्थे असीं भी। उन्हां नूं लिआउण वास्ते उन्हां दियां डेड बाडियां बड़ी अखबारा हो के असीं लईआं उत्थों। चलो जो भी अल्लाह नूं मंजूर सी हो गए, आ गए दफना ते असीं इत्थे। उस तो बाद हुकूमत का मसला, हुकूमत ने ऐलान किया है दादर असीं करांगे, वो भी बस को नहीं वादे ने, वो भी वादे ही रह गए। अगों दफ्तरां दे चक्कर, दफ्तरां दी खुआरी कट कट के घर बह गए। एक रिपोर्ट सानूं शनाख्ती कार्ड की गुमशुदगी रिपोर्ट सी, 8 माह हो गए सानूं, वो ही नहीं सानूं मिली। हुण 5-7 दिन होए ने, हुण सानूं रिपोर्ट मिली है। पता नहीं वह भी कोई अमल दरामद होंदा है, हुकूमत करदी है नहीं करती, बस तंग हो गए, मजबूर हो के बह गए घर आराम नाल। बच्चे भी घर बह गए, उन्हें नहीं कुछ मिलना नहीं मिलना। मोहम्मद आसिफ के वालद से हमने बात की है, उसके बाद मोहम्मद आसिफ की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि अपने लखते जिगर के जुदाई में वो किस गम से दुचार हैं और उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। जी हाँ, अस मेरा बेटा सी कराचियों आ रहे थे, कब्रस्तान ते असीं जाने हैं, जाके तो दुआ मंगते हैं, दुआ फैत रात में तस्बीर लैके तो कोल लैके सौ जाइदा वा, सुकून दिल नूं हो जांदा। जी बिल्कुल। हादसे में जाँ भाग होने वाले मोहम्मद आसिफ के वालिद और वालदा से बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि हुकूमत वक्त ने जो ऐलान किया था माली इमदाद का, वो अभी तक हमें नहीं मिल सकी और हुकूमत की तरफ से किया गया वादा भी हमें वफा होता दिखाई नहीं दे रहा। हम अपने लखते जिगर के गम से दुचार हैं, हमारे हालात ज़िंदगी भी बहुत मुश्किलात से दुचार हो चुके हैं। हम मुख्तलिफ़ दफातर के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों का भी शिकार हो चुके हैं। तो इस हवाले से मुतासरा घराने ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि जो माली इमदाद का वादा किया है उसको पूरा करके हम पर आसान किया जाए ताकि हमारी हालात ज़िंदगी बेहतर हो सके। जी वालिदैन के लिए दुनिया में जो सबसे बड़ा गम होता है वो अपने औलाद के दुख का होता है, और हमारी आज के प्रोग्राम में जाते जाते यही दुआ है अल्लाह ताला से कि किसी वालिदैन को अल्लाह ताला औलाद का गम ना दिखाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।